हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके 2023 बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये टॉप क्वेश्चन कौन से हैं? 12th केमिस्ट्री के कुछ टॉप क्वेश्चन हैं, टॉप में से टॉप कह सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप ये जानिएगा, इन क्वेश्चन को कर ले गए तो समझ लीजिए आपका आधा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का सॉल्व हो जाएगा। ओके, अति लघुत्तरीय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं उन टॉप क्वेश्चन को जो आपके आज इस वीडियो में पढ़ना है आपको। ओके, तो ये ना हो कि वीडियो छोड़कर आप अलग चले जाएं, ऐसा ना हो। आपका भटकना आपके राह में बाधा अवरोध कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम चलते हैं अपने इस सीरीज पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज पर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की भी मिलाई जाती है, क्यों? देखिए, आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि एक जो एथिल अल्कोहल है इसको भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? उसका कारण होगा। भाई, संसार में हर एक मैटर के बनने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, या हर कोई मैटर को आपस में रखने का कोई रीजन होगा, या कोई भी पदार्थ आपस में दूसरे पदार्थ का निर्माण करता तो भी कोई ना कोई रीजन होता है। मतलब संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं या रासायनिक वस्तुएं, सब में कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है आप लोग जानते ही हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट बनना चाहता है, तो कोई सामाजिक कार्य करना चाहता है। पढ़ाई करने का टोटल अर्थ ये नहीं होता है कि आप एक अच्छी नौकरी सर्विस करें, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छा नागरिक बने, ये भी पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, हम टॉपिक पर अपने चलते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता था, उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि पहले तो ये जानिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, यह या फिर जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फास्जीन गैस बनाता है, जो अत्यंत विषैली होती है। क्या होती है? अत्यंत विषैली होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे रंगीन बोतल में रखते हैं, क्या? ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर तक न जा पाए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन ना हो पाए। और दूसरी बात यह है, एथिल अल्कोहल भी मिलाया जाता है। अब कुछ परसेंट, या मान लीजिए 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, ताकि जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन इसका कम मात्रा में हो पाए या देरी से हो। इसलिए हम एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं, 1% एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं ताकि रिएक्शन धीरे, स्लो मोशन में हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? उत्तर देखिएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं जिससे प्रकाश और वायु अंदर ना पहुंच सके, अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, जो बहुत तेज विष है, बहुत तेजी से विषैली गैस होती है, ठीक। क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल ऋणात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है, या ऐसा करिए ना की मात्रा में हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन जो है, एक बार रिपीट कर रहे हैं रिएक्शन को, देखिएगा रिएक्शन क्या होता है। क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं, CHCl3 प्लस O2, या फिर O2 भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ये, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। नवजात ऑक्सीजन गिव्स क्या हमारा बन जाता है,
COCl2 प्लस H2O, ठीक, 2H2O 2COCl 2CH, ठीक, ये होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा फास्जीन। अब हम इसमें 1% या एथिल अल्कोहल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एकदम ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य होता है क्रिया की दर को ना होने देना या स्लो होने देना, ठीक, समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको करीब 25 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप सीरीज लेकर चले आएंगे 2000 से लेकर और 2022 तक, तो आपके 25 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक, ताकि आपको क्वेश्चन मिलने का मौका मिले। नहीं, कुछ स्टूडेंट हैं छोड़कर चले जाएंगे तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम तैयार करें, कुछ ऐसे भी हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है नेक्स्ट, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक का एग्जाम्पल देना है आपको। क्या देना है? प्रत्येक का एग्जाम्पल देना है, ठीक। एक एक उदाहरण सही समझाइए। तो द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, द्रव स्नेही एंड द्रव कोलाइड। तो स्टूडेंट्स इसको भी आपको तैयार रखना है। वह कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइड विलयन बना देते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आते हैं और तुरंत कोलाइडी कणों से विभाजित होकर कोलाइड विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इनको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इस विशेष गुण के कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में जिलेटिन एंड गोद, जिलेटिन यहां लिख लीजिएगा, जिलेटिन और गोद, गोंद जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, जिलेटिन एंड गोद जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। अब दूसरा देख लीजिएगा नेक्स्ट, द्रव स्नेही हो गया, तो द्रव विरोधी के देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड हो गया। द्रव विरोधी को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या था? द्रव विरोधी कोलाइड, वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर, जब विलायक के संपर्क में आते हैं कोलाइडी पदार्थ, सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। मतलब जैसा नाम है वैसा काम है। ऐसे कोई कोलाइड जो द्रव के संपर्क में जब आते हैं तो आसानी से क्या होते हैं, विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। अतः इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना प्रायः कठिन होता है। अगर एक बार इसको आप बना ले गए तो दोबारा उसमें जो पहले था उस अनुसार बनाने में कठिनाई होगी या नहीं बनेगा, ठीक। इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइडी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जो होता है फॉर एग्जाम्पल में धातु ऑक्साइड एंड धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, धातु हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जाम्पल में यहां एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, उदाहरण क्या लिख दे रहे हैं, उदाहरण यहां देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में उदाहरण में देखिएगा, धातु ऑक्साइड, ठीक, एक एक उदाहरण देना था। धातु ऑक्साइड लिख सकते हैं जैसे MgO या अन्य ले लीजिए ZnO, ठीक, धातु ऑक्साइड। एंड दूसरा क्या है? धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसका सूत्र लिख लीजिए FeOH का होल थ्राइज, ठीक, ये। और तीसरा क्या हो जाएगा? धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड,
ठीक, इसका हो जाएगा AS2S3 ये धातु सल्फाइड है। ठीक, तो ये हो जाएगा द्रव विरोधी कोलाइड का एग्जाम्पल आपके सामने। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिएगा सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से क्रियाशील क्यों होते हैं। आप देखिएगा कहीं भी जब रिएक्शन होता है तो जो ठोस अवस्था होता है डायरेक्टली उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक किया जाता है, चूर्ण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है ताकि क्रिया में तेजी से वो कार्य करें। कोई भी सब्सट्रैक्ट है तो तेजी से उस पर फोकस हो जाए, तेजी से उस पर अटैक करें, छोटे छोटे कण हो जाएंगे, परमाणु के रूप में हो जाएंगे। नहीं तो एक बार टूटेगा तब वो कार्य करना स्टार्ट करेगा। जब चूर्ण रहेगा तो तेजी से क्रिया को बढ़ाएगा, क्रिया की दर को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक, देखिएगा इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतना ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। अगर साइंटिफिक दृष्टि से आप देखेंगे, केमिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी जितने बार टुकड़े होंगे उनकी संयोजकताएं बढ़ती जाएंगी और क्या होगा, उनका कार्यक्षमता बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धुएं में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, धुएं में जानते हैं प्रक्षिप्त क्या होता है, ठोस होता है। जब धुआं उठता है तो उसमें प्रक्षिप्त अवस्था क्या होता है, ठोस होता है। और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। ठीक, क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है। ठीक, आगे देखिएगा दूध में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम, ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है। ये एकदम 100% श्योर है, क्वेश्चन आपको एकदम प्रैक्टिकली रूप से मिलेंगे। अगर आप बोर्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए केमिस्ट्री के, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिले यार, दूसरे साल तीसरे साल, मतलब क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसलिए इसको तैयार करना आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आपको 90+ नंबर अचीव करने हैं तो। ठीक, केमिस्ट्री में 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 100% सत्य है, मिल जाएगा। ठीक, मिल जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। और 70 नंबर का जो थ्योरी होता है उसमें से आपको कितने नंबर लाना है, 60-65 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 60 नंबर का आप एक एम बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए कि 60 नंबर हमें लाने हैं, किसी भी तरीके से लाने, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े हमें। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दूध में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम लिखिए। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव वसा हो जाएगा। ठीक, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव वसा हो जाता है, प्रक्षेपण माध्यम जल हो जाता है। ठीक, तो जो जल में मिले हुए वसा होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दूध में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, आपको यहां लिखने रहेंगे। ठीक, अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपको लिखने रहेंगे। देखिएगा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं। ठीक, पहला देखिएगा भौतिक अधिशोषण में यह वंडरवाल बलों के क्या होते हैं, यह वंडरवाल्स बलों के कारण होता है, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक अवशोषण या रसोशोषण जो होता है, ठीक है, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भौतिक अवशोषण यह वंडरवाल्स बलों के कारण होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यह गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, अधिक सरलता से क्या होता है, यह अधिक सरलता से गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं। क्या होती हैं, यहां देखिएगा लाइन नहीं खींचे हैं तो यहां से ऐसे ये। ठीक, और इसमें रासायनिक अधिशोषण में देख लीजिए यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। वह गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोशोषण दर्शाती हैं या अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। आगे देखिएगा इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी क्या होती है, कम 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, जिसका मान कितना होता है 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक, 6 हमारा देखिएगा
अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। क्या होता है? अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। ठीक, यह ताप बढ़ने पर घटता है। जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो यह अधिशोषण घटता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है देखिएगा, अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मतलब यह ताप बढ़ाने से घटता है और यह ताप बढ़ाने से बढ़ता है। यह का मतलब भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से घटता है, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक, आगे इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, सुप्रेक्ष सक्रियण एनर्जी जो होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उच्च सक्रियता ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कभी कभी हमें ऊर्जा देना पड़ता है, तब शोषण की क्रिया स्टार्ट होती है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, भौतिक अवशोषण अधिक होगा। और इसमें यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भौतिक अवशोषण बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो भौतिक अवशोषण घटेगा। ऐसे ही रासायनिक अधिशोषण है, जब क्या होगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रासायनिक अवशोषण बढ़ेगा, अगर घटेगा तो रासायनिक अवशोषण घटेगा। ठीक, तो ये अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है और यह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन ये परीक्षा में आपके कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हमें इसको लेना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सल्फर के किन्हीं 4 अक्षीय अम्लों के नाम लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा H2SO4। ठीक, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा हमारा हो जाएगा H2S2O7। ठीक, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरा हमारा हो जाएगा H2S2O3, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, ये हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। और चौथा जो हमारा हो जाएगा H2S2O6 होगा। ठीक, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा डाई थायोनिक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा क्या हो गया, सल्फर के 4 अक्षीय अम्ल क्या क्या हो जाएंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और H2S2O7 डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, और H2S2O6 डाईथायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो ये सल्फर के अक्षीय अम्ल है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता रहता है रिपीट होते होते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कम नहीं आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स। HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? क्योंकि जो HF होता है, HF के H और F के मध्य में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई नहीं जाती है। HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए द्रव हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं, जबकि HCl क्या होता है, गैस होता है। स्टूडेंट चलिए देखते हैं उत्तर को देखिएगा। HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण ये द्रव है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, जिसके कारण ये गैस। और यही कारण है, ये भी एक कारण है, क्वेश्चन आता है कमरे के ताप पर H2O द्रव है, ठीक, जबकि H2S क्या है, गैस है, ये भी क्वेश्चन आता है। सेम रीजन रहेगा, सेम रीजन से रहेगा। ठीक।
ठीक है, सेम आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है? हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइडों के जो क्वथनांक है HCl से HI तक बढ़ते हैं। HF का जो क्या होता है? ये HF, केवल ये क्या है? HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण अपसामान्य रूप से इन सबसे उच्च होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? इनका क्वथनांक ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, या यूं कहिए इनके जो अणु होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध के कारण आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक ऊपर होता है। ठीक, नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक सूत्र लिखिए। अब क्या होता है? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? क्योंकि इनका लास्ट कोर्स फुलफिल होता है, इसलिए अक्रिय होती हैं। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बहुत धनवान हो जाएं, सब आपके घर में सारा चीज मौजूद हो, किसी से कोई मतलब ना हो, तो आप किसी से कोई चीज मांगने जाएंगे या किसी से कोई चीज साझा करेंगे, आपको गुस्सा लगेगी कि हमारे घर ना तो कोई आए ना हमें किसी से मतलब रहे। ऐसे ही अक्रिय गैस होती हैं। ठीक, कारण देखिएगा, उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त होती हैं। क्या होती हैं? जब इनका कोश पूर्णतया भरा होता है तो क्या होती हैं? संतृप्त होती हैं। जैसे हम लोगों के घर में अगर धन भरा हुआ हो तो हमें दूसरे के घर कमाने की क्या आवश्यकता है, जाने की क्या आवश्यकता है, नौकरी करने की क्या आवश्यकता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। ठीक, तो ऐसे ही अक्रिय गैस होते हैं, इनके सभी कोण पूर्णतया भरे होते हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अतः इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं। ठीक है, आयनन विभव इनका क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या होते हैं? अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक क्रमशः क्या हैं? XE क्या है? XEF, XE यहां देख लीजिए, XEF6 और दूसरा XeOF4। ठीक, जिनान हेक्साफ्लोराइड एंड जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक, मतलब दो यौगिक हैं इनके। ओके, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 11, रेडान की खोज किसने की? इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो रेडान है इसका सभी लोग जानते हैं, जो उपचार रेडान का जो विशेषता किस रोग में उपचार किया जाता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसका खोज है आप लोग भूल सकते हैं। ठीक, तो रेडान की खोज जो डॉन ने की थी, ठीक, इसका प्रयोग या उपचार इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जिनको कैंसर हो जाता है रेडान से सेकाई किया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, ठीक, उनको जलाने के लिए या मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों में जीनॉन परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, क्यों? जीनान का आकार तथा परमाणु भार अधिक तथा जीनान तथा ऑक्सीजन की तुल्य आयनन विभव अधिक होने के कारण जीनान के सबसे अधिक ज्ञात यौगिक हैं। ठीक है, मेन क्या है? हाँ, जीनान के यौगिक बनाते हैं, जीनान यौगिक बनाता है। ठीक, क्वेश्चन आता है अक्रिय गैस में जीनान क्यों अधिक यौगिक बनाते हैं या ज्ञात है? तो उसका आंसर यही रहेगा, जीनान का आकार तथा परमाणु भार अधिक तथा जीनान तथा ऑक्सीजन की तुल्य आयनन विभव अधिक होने के कारण जीनान सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अभी हमने बताया जीनान हेक्साफ्लोराइड, जीनान ट्राइफ्लोराइड, ठीक, जीनान टेट्राफ्लोराइड, ये सब क्या हैं? जीनान के यौगिक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्लोरीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओनली रासायनिक समीकरण लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको बताया गया है, तुरंत लिख सकते हैं। तो क्लोरीन बनाने की जो विधि है उसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा, जब हम HCl पर हाँ यहाँ देख लीजिए MnO2 प्लस HCl। ठीक, क्या करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरीन गैस बनता है। क्या बनता है? जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनता है। तो MnCl2
प्लस H2O, ठीक, प्लस Cl2, ये बनेगा गैस, ठीक। Cl2 हमारा बन जाता है। क्या करते हैं, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया कराते हैं तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, तो 2 Cl2 वहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लीजिए, H2O हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक। MnCl2 भी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ Mn1 है और यहाँ 4 करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, 4HCl प्लस 4HCl, तभी क्लियर होगा ये, तभी इसका बैलेंस बराबर होगा। अब क्लियर है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस हमारा बनके तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडीन ठोस है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या है, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन क्वेश्चन बार बार 1 नंबर में 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं। ये वो टॉप क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में 2020 से अगर पेपर ले लीजिए 2023-22 तक बहुत ही आए हैं क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए गए, ऐसा मान लीजिए आप। आयोडीन का अणुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक है। क्या है, आयोडीन का जो अणुभार है और आकार दोनों क्या है, ब्रोमीन से ज्यादा है, अधिक है, क्योंकि आयोडीन अणु के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक है, इसलिए आयोडीन ठोस है तथा ब्रोमीन द्रव है। जब आकार और अणु दोनों ज्यादा हैं तो क्या होता है, आयोडीन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो ठोस है। और ब्रोमीन के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कम लगता है, इसलिए वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अक्रिय गैस की प्रमुख विशेषता, एक तो किसी से क्रिया नहीं करता है, ठीक, और उसका लास्ट कोर्स फुलफिल होता है, ठीक। देखते हैं क्या उत्तर आपका। अक्रिय गैसों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अक्रिय गैसें साधारणतया रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। क्या होती हैं, अक्रिय गैस साधारणतया क्या होती हैं, रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन जो है यहीं तक स्टूडेंट्स। ये जो टॉप क्वेश्चन आपके सामने थे ये 2020 से ले लीजिए पेपर, ठीक है, आप देख लीजिएगा 2020 से 2022 के बीच में, ठीक, 2020 से 2022 के बीच में, 2020 से लेकर, ठीक, कहां से, 2020 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए आप, तो अच्छे से पाएंगे। जितने आज के क्वेश्चन थे आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस टॉप क्वेश्चन में से आपको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है, ठीक। आप कहीं लेट गए, बैठे हैं या खाली बैठे हैं, जैसे अदर वीडियो देखते हैं, ऐसे आप मोबाइल को ले लीजिए और खोल लीजिए, आराम से बैठकर देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक। क्या चला जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा, आपका नॉलेज, ब्रेन डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। आप आने वाले 2023 के बोर्ड पेपर में आप तैयार रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा तुरंत आप इसको कर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।